नमस्कार। शुभ संध्या के साथ मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित महान विभूति पद्मश्री कलावती के जीवन पर आधारित नाट्य रूपांतरण, जिसको तैयार किया है आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भारगामा। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार भारगामा के द्वारा लिखित आलेख सह नाट्य रूपांतरण पद्मश्री कलावती। कलावती मैं नहीं बचूंगा। हाँफते लंबी सांस खींचते आंखों के उजले डीम को ऊपर की ओर घुमाते नरकंकाल सा दिखाई पड़ने वाला पंचू चौधरी ने पत्नी कलावती से कहा, ऐसा क्यों बोलते हैं? देव दीनानाथ सब ठीक कर देंगे, आप हिम्मत रखिए। पत्नी कलावती पंचू का हौसला बढ़ाते हुए बोली। रानीगंज हसनपुर के पंचू चौधरी विगत महीनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। टोले के लोग उन्हें बहिष्कृत कर दिए थे। उसे टोले के बाहर एक झोपड़ी में रहना पड़ता था। उसकी लंबी बीमारी ने गरीबी जीवन को भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। घर में फूटी कौड़ी नहीं, उस पर से बीमारी का कहर। मेहनत के चंद पैसे भी पंचू की बीमारी को ही भेंट चढ़ जाते थे। कलावती अंदर से टूट गई थी, मगर वो इसकी भनक अपने पति को नहीं लगने देना चाहती थी। बच्चों की परवरिश और बीमार पति के इलाज के लिए संघर्ष करती कलावती दुख के अंधेरे में भटक रही थी। रेवती, हे भोजी। भोजी। कलावती, हाँ रेवती। रेवती हड़बड़ाते हुए, बाप रे बाप, बहुत अबेर हो गया है भोजी, जल्दी चलिए। जौन पैट सब धान काट के निकल जाएगा तो कुछ हो न बिकेगा। बस चल दिए रेवती, बस अभी तुरंत। हम बाद जा रहे हैं मुरही लेकर। गृहस्थ सबका धान छपाया हो रहा है, वहाँ जाएंगे तो कुछ बिक्री बट्टा हो जाएगा। आप ठीक से रहिएगा, हम जल्दी ही लौट आएंगे। कलावती पंचू से बोली। पंचू ने उदास मन से सहमति में सर हिलाया। कलावती घर के अंदर चौकी के नीचे रखी हुई मुरही चूरा और लय वाली ढकिया बाहर निकाली, सर पर गोल कपड़े का बिरवा बनाकर रखा और उस पर ढकिया डालकर फरियानी नदी के किनारे वाली बांध के तरफ मुरही बेचने निकल पड़ी। फरियानी नदी के किनारे फैली विशाल भूखंड पर जन मजदूर धान का बोझ बांधने में मगन थे। बच्चे धान के बचे खुचे शीश चुनकर लोढ़ा बना रहे थे। कौवे की मंडली पेड़ की शाखाओं पर बैठकर पंचायत कर रहे थे। मुसहरू चूहे का बील खोदकर उसमें फंसे धान का मूसैन निकाल रहा था। कलावती धान काटने वाली मजदूरों के बीच चूरा मुरही बेच रही थी। बदले में मजदूर उन्हें धान दे रहे थे। धनकट्टी के समय यह बाध हाट बाजार का शक्ल अख्तियार कर लेता था। मजदूरों के साथ ही मुरही बेचने वाली, चक्की बेचने वाली, झिलिया कचरी बेचने वाली महिलाएं खेतों की मेर पर घूमती रहती थी। भैंसवार बाद में ही दाढ़ी बनाते थे। बदले में वे लोग लौवा को धान का पाजा देते थे। जल्द ही कलावती का छिट्टा धान से भर गया था। वह छिट्टा को उठाकर सर पर रख ही रही थी कि तभी एक सावली सी लड़की हाँफते हुए कलावती के पास आई और हड़बड़ाते हुए बोली, बड़की माँ, पंचू बड़का बाबू कुछ नहीं बोल रहे हैं, हाथ पैर ठंडा हो गया है। कुसुम दादा बोल रहे थे मर गया। सुनते ही कलावती का छिट्टा सर से उचक गया।
उसके पैर के नीचे की ज़मीन सरकने लगी। आँखों के आगे एकाएक अंधेरा छा गया। वह रोते बिलखते घर की तरफ ऐसे भागी मानो उसके पैर में पहिया लगा हो। कलावती के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा था। बच्चों के रोने की आवाज़ें दूर से ही सुनाई पड़ रही थी। पूरा माहौल गमगीन था। घर के वायु में मातम घुल गया था। वह जैसे ही घर पहुंची, पति की लाश देख पछाड़ खाकर गिर गई। उसके मांग की सिंदूर मिट चुकी थी। पड़ोस की महिलाओं के द्वारा उनकी चूड़ी फोड़ी जा रही थी। पंचू चौधरी कभी न समाप्त होने वाली यात्रा पर निकल चुके थे। अगले रोज राम नाम सत्य है, सबका यही गत है के नारे के साथ रिश्तेदार, हरिजन, परिजन व टोले के लोगों के बीच पंचू की शव निकाली गई। पंचू की चिता की लपटें आसमान से बातें कर रही थी। उनकी चिता धू धू कर जल रही थी। अगमलाल, रामचंद्र, सुखदेव ढोलक की थाप पर गाए जा रहे थे। यहो तन जिए हो राम, माटी के मूर्तिया हो। जैसे तैसे कर्ज उधार लेकर कलावती ने पति का क्रियाकर्म किया। जिंदगी के मैदान में पति के छोड़ जाने के बाद विधवा कलावती की दुनिया उजड़ चुकी थी। गरीबी उनके लिए नासूर बन गया था। बच्चों की परवरिश, घर का खर्च तथा भविष्य की चिंता उसके सामने एक नई चुनौती पैदा कर रही थी। ईश्वर ने उन्हें बेटा नहीं दिया था, सिर्फ 2 बेटियां थीं। कलावती निरक्षर थी, मगर शिक्षा की ताकत को वह बचपन से ही समझती थी। ये उनका दुर्भाग्य था कि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त नारी शिक्षा को लेकर कोई जागरूकता नहीं थी। महिलाओं को घर की चौखट लांघने की आज़ादी ना के बराबर थी, मगर शिक्षा के प्रति उनके दिल में दबी समर्पण का भाव कभी खत्म नहीं हुआ था। मेहनत मजदूरी, परिवार के भरण पोषण के अलावा उसका मन हमेशा नारी शिक्षा को लेकर खुद से अंतर्द्वंद कर रहा था। ऐसा लगता था मानो अशिक्षा से उसकी पुरानी दुश्मनी हो। वो हर वक्त उस दुश्मन को परास्त करने की योजना बनाती रहती थी। वह सोचती थी, सारी गरीबी की जड़ यह शिक्षा है। मैं इस अशिक्षा रूपी कोड को समाज से उखाड़ फेंकूंगी। बेटियों को शिक्षित हुए बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बेटियों के घर की बंदिशें तोड़नी होगी। उनके लिए स्कूल कॉलेज की ज़रूरत है। बेटियों को घर से निकालकर विद्यालय तक लाने के लिए हमें समाज से लड़ना होगा। बेटियों को घर की वस्तु समझने वालों को जवाब देना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को धरातल पर उतारना शुरू किया। समाज से चंदा चिट्ठा कर तथा प्रशासनिक सहयोग से उन्होंने पहली बार कलावती प्राथमिक विद्यालय रानीगंज की नींव रखी। मिस्त्री जी, अरे ये क्या कर रहे हैं? बाप रे, सीमेंट में खरपतवार जा रहा है। ऐसे में स्कूल का मकान कमज़ोर हो जाएगा। इतना बोलते ही कलावती देवी खरपतवार चुनने लगी। कलावती देवी को खरपतवार हटाते देख लेबर मिस्त्री भी एक एक कर खरपतवार हटाने लगे। कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। जब पूर्णिया के जिला पदाधिकारी SK श्रीवास्तव को कलावती देवी के कृत्य की खबर मिली तो वो इस निरक्षर महिला के मुरीद हो गए। बाद में श्रीवास्तव जी ने उन्हें अपना मुँह बोली बहन ही बना लिया। उनके रिश्ते रक्षाबंधन की डोर से बंध कर अमर हो गए। जब आप संघर्ष में होते हैं तो अकेले होते हैं, मगर जब सफल होते हैं तो आपके पीछे भीड़ खड़ी होती है। अब धीरे धीरे रानीगंज, भरगामा, तमघट्टी, गिद्धवास, कमलपुर, बनमनखी के इलाके में कलावती की पहचान समाज सेविका के रूप में होने लगी थी। बाद में उसने कलावती कन्या मध्य विद्यालय रानीगंज की स्थापना करवाई। नेक कार्य में महती भूमिका निभाने के कारण उन्हें लोगों का भी सहयोग मिलना शुरू हो गया। वो इतना भर से संतुष्ट नहीं थी। उसने रानीगंज में आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का भी निर्माण करवाई, जहां वह घर बार छोड़ स्कूल में ही रहा करती थी। उनका जीवन पूरी तरह से शिक्षा को समर्पित हो चुका था। जब लड़की को चौखट से निकलना मना था
उस वक्त कलावती की इच्छा शक्ति ने अररिया जिले सहित आसपास के इलाके की लड़कियों को छात्रावास दिया और खुद वो लाठी संभाल कर विद्यार्थियों की चौकीदार बन गई। वो खुद निरक्षर होकर भी समाज की लड़कियों को शिक्षित बनाने का जो सपना देखा था वो अब धीरे धीरे साकार होने लगा। कलावती की संघर्ष के कारण आसपास की लड़कियां छात्रावास में रहने लगी थीं। बाद में उन्होंने बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए कलावती कॉलेज की भी स्थापना करवाई। उनकी यश गाथा के कारण उन्हें इंदिरा गांधी जी से भी मिलने का मौका मिला। बाद में उस वक्त के प्रखंड विकास पदाधिकारी रानीगंज व जिला पदाधिकारी पूर्णिया ने कलावती देवी की दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर सामाजिक कार्यों में खुद को खपा देने वाली कहानी की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचवाया। दीदी दस्खत करेले सीख लै, राष्ट्रपति एलाम देते तो छापे देबो की। भतीजा वरुण ने दीदी को खुशखबरी सुनाते हुए बोला। कलावती मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चलो आज से हमको दस्खत सिखाओ तो तुम। कुछ दिनों बाद देवी कलावती को राष्ट्रपति ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। रानीगंज व आसपास के लोगों ने पद्मश्री कलावती के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। जिंदगी और मौत से किसका रिश्ता रहा है? हर व्यक्ति के जीवन में एक वक्त आता है जब उसे इस नश्वर संसार को छोड़ना ही पड़ता है। उम्र के अंतिम पड़ाव में पद्मश्री कलावती जी बीमार रहने लगी और एक रोज़ वो शरीर त्याग कर इस संसार से विदा हो गई। उसे उस वक्त के जिलाधिकारी शर्मा जी, जो कलावती देवी को अपनी मां समान मानते थे, उनके सहयोग से तिरंगा में लिपटी रानीगंज की पद्मश्री कलावती जी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीछे छूट गई थी उनकी विरासत जो निरंतर प्रगतिशील है। अभी आपको यह आलेख कैसा लगा, इस पर आपकी टिप्पणियों का, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर ये पोस्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपकी सेवा में इसी तरह की और भी कहानियाँ, आलेख लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।